अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खरीद होंगे। आज का सेशन सेकंड ईयर का लास्ट यूनिट का सेकंड हाफ है और इस तरीके से आज हमारी एफएससी जो है वो कंक्लूड हो जाएगी। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर और बाकी जो कंटेंट है वो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं करवाना चाहता हूँ। यूनिट नंबर 18 में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यूनिट है वहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर मेंशन किया था वो मिस्टेकनली मेंशन किया गया है सिलिकॉन के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मीनियम के लिए जो मेंशन किया गया है वो है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी का यूनिट होता है। तो ये करेक्ट कर लें आप, वोल्ट है। ये जो दोनों हैं ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बजाय वोल्ट है। तो ये आप उन नोट्स में करेक्शन कर लीजिएगा। काफ़ी लोगों ने कर ली होगी, लेकिन जिन्हें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी या ये पॉइंट जिन्होंने क्लिक नहीं किया वो ये कर लीजिएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें से हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो है कोर। तो कोर ये वो वाली प्लेस होती है जहाँ पे फ्यूल रखा जाता है, जिसने जहाँ फिशन रिएक्शन होना होता है और एनर्जी रिलीज होनी होती है। तो फ्यूल के तौर पे यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233 जो है ये यूज होते हैं। सिलेंड्रिकल ट्यूब की शक्ल में ये फ्यूल रखा जाता है। कोर का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। मॉडरेटर मॉडरेटर का काम होता है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना, क्योंकि हमें पता है यूरेनियम 235 जो होता है ये स्लो न्यूट्रॉन के लिए सूटेबल होता है, फास्ट न्यूट्रॉन के लिए सूटेबल नहीं होता। फास्ट न्यूट्रॉन के लिए यूरेनियम 238 या फिर प्लूटोनियम 239 यूज होता है। तो मॉडरेटर के तौर पे जो चीज़ें यूज होती हैं वो वाटर है, हैवी वाटर है, कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, ये चीज़ें यूज होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाजमी पेपर में आ जाती है। मॉडरेटर के तौर पे जो है वो एलिमेंट पूछा जाता है। और इसके बाद है कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड जो है ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी जब आप चाहते हैं कि रिएक्शन जो है वो अनकंट्रोल्ड ना हो जाए, जिस तरह अटोमिक बम है, अटोमिक बम में जो रिएक्शन होता है वो चेन रिएक्शन होता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन से बचने के लिए हम कंट्रोल रॉड यूज करते हैं, जिससे वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सिर्फ चंद एक न्यूट्रॉन को अलाउ करता है जो आगे फर्दर फिशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस मकसद के लिए जो रॉड यूज किए जाते हैं वो कैडमियम या बोरॉन, ये रॉड यूज किए जाते हैं। रिएक्टर की टाइप्स। थर्मल रिएक्टर यानी ये वो रिएक्टर हैं जिनमें ऐसा फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है जो स्लो न्यूट्रॉन के लिए या थर्मल न्यूट्रॉन के लिए फिजिबल होते हैं, लो एनर्जी वाले न्यूट्रॉन के लिए फिजिबल होते हैं। यूरेनियम 235 इसमें फ्यूल यूज होता है और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जो है ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा जो रिएक्टर है वो फास्ट रिएक्टर है। इसमें ऐसा फ्यूल यूज होता है जो फास्ट न्यूट्रॉन के लिए, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन के लिए सूटेबल होता है, जैसा कि यूरेनियम 238 या फिर प्लूटोनियम 239। इसमें मॉडरेटर की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर होते हैं। लिहाजा यहाँ पे मॉडरेटर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फ्यूल ही ऐसा रखा गया है जो सूटेबल है फास्ट न्यूट्रॉन के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दफा एफपीएससी में आ भी चुका है कि फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो किसने डिजाइन किया था, तो वो फर्मी था। दूसरा फ्यूजन रिएक्शन। एक हम फिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट होता है दो लाइटर न्यूक्लियाई में। उसका जो रिवर्स है वो है फ्यूजन रिएक्शन। इसमें ये होता है कि दो लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो मर्ज होते हैं और आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस बनता है। जैसा कि सूरज के अंदर हम देखते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है, तो हाइड्रोजन एटम जो है वो कंबाइन होकर एट द एंड आपको एक हीलियम का न्यूक्लियस दे देते हैं। अब जब हीलियम का न्यूक्लियस आप बनाते हैं तो 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अगर आपने पर न्यूक्लियन निकालनी है तो, क्योंकि हीलियम के अंदर 4 न्यूक्लियन होते हैं, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, तो आप इस 28 को 4 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 7 पॉइंट समथिंग एनर्जी आ जाएगी पर न्यूक्लियन। तो ये थोड़ा डिफरेंस याद रखिएगा। हीलियम न्यूक्लियस की एनर्जी की बात हो तो वो 28 है, लेकिन जब बात हो हीलियम न्यूक्लियस की एनर्जी पर न्यूक्लियन है तो फिर आपने 28 नहीं लिखना, फिर आपने 7 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर है। फ्यूजन रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशन, एक तो ये है कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए, यानी तकरीबन 10 मिलियन सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। अब अगर ये टेम्परेचर आप नहीं प्रोवाइड कर सकते तो फिर आप ये करें कि जो फ्रेगमेंट्स हैं जिनको आपने मर्ज करके एक हाई हैवी न्यूक्लियस बनाना है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दें। और वैसे भी हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था फर्स्ट यूनिट नंबर 11 में कि जो टेम्परेचर होता है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो चाहे आप डायरेक्टली टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें या फिर आप जो फिशन फ्यूजन फ्रेगमेंट्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी आप बहुत हैवी कर दें, और ये काइनेटिक एनर्जी आप हाई कर सकते हैं एक्सेलरेटर को यूज करके, डिफरेंट एक्सेलरेटर को यूज करके आप कर सकते हैं। हाइड्रोजन बम के अंदर जो फ्यूजन रिएक्शन करवाया जाता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो फिशन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। यानी पहले फिशन रिएक्शन किया जाता है, फिशन रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है, जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, उसी टेम्परेचर को यूज करके फिर फ्यूजन रिएक्शन करवा लिया जाता है। सन का टेम्परेचर लिखा हुआ है कि जो इसकी कोर है वहाँ पे 20 मिलियन सेल्सियस टेम्परेचर होता है और इसकी सरफेस का 6000 सेल्सियस टेम्परेचर होता है। सूर्य के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होता है जिससे आपकी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। 6 प्रोटॉन टोटल इसमें हिस्सा लेते हैं और आखिर पे आपको एक हीलियम का न्यूक्लियस बनता मिलता है और दो हाइड्रोजन आइटम जो है वो फ्री हो जाते हैं। फिशन रिएक्शन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपेरिजन है यहाँ पे कि फिशन रिएक्शन में 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एनर्जी रिलीज होती है, जबकि फ्यूजन रिएक्शन में 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है पर न्यूक्लियन। यानी आप कह सकते हैं कि फिशन की नस्बत जो फ्यूजन रिएक्शन है वो तकरीबन 7 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर, यानी जब आप किसी बॉडी को रेडिएशन के अंडर रखते हैं, रेडिएशन उसके ऊपर फॉल कर रही होती है, तो क्या इंपैक्ट हो सकता है रेडिएशन का। तो यहाँ पे पहले दो किस्म की रेडिएशन का जिक्र है। बैकग्राउंड रेडिएशन, ये बैकग्राउंड रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जिनका सोर्स डायरेक्टली आपको कहीं नहीं मिलता, लेकिन ये फिर भी आपको मिलती हैं, इनको आप डिटेक्ट करते हैं। ये अर्थ क्रस्ट से आ सकती हैं या कहीं पे भी दफन शुदा कोई सोर्स पड़ा है, माइन में दफन शुदा या किसी ऐसी जगह पे दफन है, तो उससे ये रेडिएशन एमिट हो रही है। कॉस्मिक रेडिएशन जो है ये
हमारे जो सोलर सिस्टम है इससे बाहर से ये रेडिएशन आ जाती हैं और ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं और अमूमन ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी अल्फा हो गए, प्रोटॉन हो गए, इस तरह की चीज़ें। इनको कॉस्मिक रेडिएशन कहा जाता है। इनके सोर्सेज न्यूक्लियर वेस्ट है हॉस्पिटल से, और कलर टीवी वॉचेस वगैरह, यहाँ से भी ये कॉस्मिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। लेकिन ज़्यादा जो है कॉस्मिक रेडिएशन बेसिकली इनका जो बताया जाता है वो ये है कि ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है इससे बाहर किसी और जो स्टार्स हैं वहाँ से ये रेडिएशन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है। The amount of radiation being given off or emitted by a radioactive material is measured using the conventional unit Curie। यानी रेडियोएक्टिव मटेरियल से जो रेडिएशन एमिट हो रही है उनको मेजर करने के लिए यूनिट यूज होता है वो क्यूरी का यूनिट यूज होता है, जबकि एसआई जो यूनिट है वो इसका बैकरल यूनिट है। वन बैकरल जो है वो वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर जब एक डिसइंटीग्रेशन हो तो उसे आप वन बैकरल कहेंगे। और क्यूरी जो है ये 3.7 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। एब्जॉर्ब डोज जिसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या ये एनर्जी है जो यूनिट मास एब्जॉर्ब करता है, यानी रेडिएशन से मिलने वाली एनर्जी जो कोई यूनिट मास एब्जॉर्ब करता है उसे एब्जॉर्ब डोज कहा जाता है, डी इक्वल टू ई बाई एम। तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो है ग्रे, जी वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका एक और यूनिट है रेड, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। तो वन ग्रे जो है वो इक्वल है 1 जूल पर किलोग्राम, और वन रेड जो है वो इक्वल है 0.01 ग्रे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो वन रेड है ये छोटा यूनिट है और जो ग्रे है ये बड़ा यूनिट है, क्योंकि आपका जो आंसर है वो अगर आप वन रेड डिवाइडेड बाई वन ग्रे करते हैं तो आंसर आपका आ रहा है 0.01। ये जो चीज़ है ये लेस देन वन आ रही है, और लेस देन वन चीज़ उसी वक्त आती है जब आपका डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो बड़ी हो और न्यूमिनेटर की जो वैल्यू है वो छोटी हो, उस वक्त आपका आंसर लेस देन वन आता है। तो इसका मतलब है कि जो ग्रे है ये काफ़ी बड़ा यूनिट है एज कम्पेयर टू रेड। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इक्वल डोज ऑफ डिफरेंट रेडिएशन डू नॉट प्रोड्यूस सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट, यानी अगर डिफरेंट रेडिएशन की आप सेम डोज या सेम क्वांटिटी जो है वो आप फॉल करवाते हैं किसी बॉडी पे तो उनका जो बायोलॉजिकल इफेक्ट होगा वो सेम नहीं होगा। जैसा कि फॉर सेम वैल्यू ऑफ डी, यानी अगर आप एब्जॉर्ब डोज की वैल्यू सेम रखते हैं तो अल्फा जो है अल्फा रेडिएशन ये 20 टाइम्स ज़्यादा डैमेजिंग होती है एक्सरेज की निस्बत। इसी तरह जो डैमेजिंग है ये डिपेंड करती है बॉडी पार्ट पे भी, यानी अगर एक ही किस्म की रेडिएशन डिफरेंट बॉडी पार्ट पे सेम डोज अगर आप देते हैं तो उसका भी डिफरेंट इम्पैक्ट हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है डैमेजिंग आल्सो डिपेंड ऑन द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज एक्सपोज टू रेडिएशन, लाइक आईज आर मोर डैमेजिंग पार्ट देन अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। यानी अगर सेम रेडिएशन आप आईज पे फॉल करते हैं और उतनी ही क्वांटिटी की रेडिएशन आप किसी और बॉडी पे फॉल करते हैं तो आईज पे उस उन रेडिएशन का ज्यादा इंपैक्ट होगा एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट चीज है वो है रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस आरबीई। इट इज रिलेटिव मेजर ऑफ द डैमेज डन बाय अ गिवन टाइप ऑफ रेडिएशन पर यूनिट ऑफ एनर्जी डिपॉजिटेड इन बायोलॉजिकल टिश्यू। तो ये रिलेटिव मेजरमेंट है। इसको आप दूसरे तरीके से यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ डोजेज रिक्वायर्ड बाय टू डिफरेंट रेडिएशन, यानी दो डिफरेंट रेडिएशन की जो डोज है उसकी रेशियो है टू काज द सेम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल, यानी सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट अगर आप चाहते हैं और आपके पास दो डिफरेंट टाइप की रेडिएशन है तो उनकी रेशियो लेने से आपको क्या मिलता है, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। फॉर्मूला है जो मेन याद रखने वाला है इक्विवेलेंट डोज डी ई। पहले जो पढ़ी है वो थी एब्जॉर्ब डोज, डी वो थी एनर्जी पर यूनिट मास, ये है इक्विवेलेंट डोज। तो थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, तो डी इज इक्वल टू डी, ये डी वो वाला है एब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाई रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो है सीवरेट, और इसका दूसरा यूनिट जो है वो रैम है, यानी रंटजन इक्विवेलेंट मैन। और वन सीवरेट इक्वल है वन ग्रे मल्टीप्लाई बाई आर बी ई, और वन रैम जो है वो इक्वल है 0.01 सीवरेट। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि रैम जो है ये छोटा यूनिट है और सीवरेट बड़ा यूनिट है। ह्यूमन आर एक्सपोज टू 2 मिली सीवरेट पर ईयर, यानी इंसान जो है ये ना चाहते हुए भी तकरीबन 2 मिली सीवरेट रेडिएशन के एक्सपोजर में रहते हैं पूरा साल। डोज ऑफ 3 मिली सीवरेट, सॉरी डोज ऑफ 3 सीवरेट कैन बर्न द स्किन, यानी अगर 3 सीवरेट की डोज आपकी स्किन पे फॉल करे तो आपकी स्किन जो है वो बर्न कर सकती है। और 1 मिली सीवरेट पर वीक इज सेफ फॉर ह्यूमन, यानी अगर एक हफ्ते में आप 1 मिली सीवरेट रेडिएशन में रहते हैं तो वो आपके लिए सेफ है। ट्रेसर क्या चीजें हैं जी? ट्रेसर ये ऐसे रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर, बल्कि सिर्फ जिस्म के लिए, इंसानी जिस्म के लिए नहीं बल्कि पौधों के लिए भी डिफरेंट डिजीजेज को ट्रेस करने के लिए यूज होते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि डिफरेंट बीमारी के लिए डिफरेंट ट्रेसर यूज होता है, जैसा कि आयोडीन जो है ये यूज होता है, आयोडीन 131 ये थायराइड ग्लैंड के लिए यूज होता है, और इसी तरह फास्फोरस जो है वो हड्डियों के लिए यूज होता है। तो ये क्वांटिटी जो है या ये एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो जिसम में प्रोवाइड की जाती है। तो जो इफेक्टिव एरिया होता है जहाँ पे बीमारी होती है, जहाँ पे ट्यूमर होता है या जहाँ पे जो भी मसला होता है जिस चीज़ के लिए जिस मकसद के लिए वो ट्रेसर आप यूज करें, उसकी क्वांटिटी देख ली जाती है कि वहाँ पे कितनी अब्जॉर्ब हुई है। तो उसकी अब्जॉर्प्शन से फिर ये अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पे बीमारी है और किस हद तक है। तो डिफरेंट ट्रेसेस है यहाँ पे, जिस तरह कार्बन 14 है ये ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। टेक्नीशियम जो है ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप मेडिसिन के अंदर। और जो रेडियो आयोडीन है 131 ये भी थायराइड ग्लैंड के लिए यूज होता है। और इसके अलावा थायराइड ग्लैंड गेट्स लार्जर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्लैंड क्यों बड़े हो जाते हैं आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। और फास्फोरस जो है ये बोन्स चूंकि एब्जॉर्ब करते हैं तो लिहाजा फास्फोरस को एज ट्रेसर यूज किया जाता है हड्डियों की बीमारी चेक करने के लिए। गैमा रेज फ्रॉम कोबाल्ट और एब्जॉर्ब बाय लिवर, यानी लिवर की अगर कोई बीमारी है और उसको डायग्नोज आपने करना है तो फिर गैमा रेज यूज की जाती है जो कि कोबाल्ट से एमिट होती हैं। तो ये एक प्रोसीजर है जिसमें रेडियोएक्टिव आइसोटोप को बताओ ट्रेसर यूज किया जाता है और बीमारी को आइडेंटिफाई किया जाता है या फिर बीमारी का लेवल चेक कर लिया जाता है कि किस हद तक डैमेजिंग या बीमारी है।
सोडियम 24 जो है ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए यूज किया जाता है। फास्फोरस या स्ट्रोंशियम 90 ये स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। बेसिक फोर्सेस नेचर में चार किस्म की बेसिक फोर्सेस है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। स्ट्रेंथ में ये वीक फोर्स होती है, हमेशा अट्रैक्टिव होती है। और ये इनवर्स स्केयर लॉ जो है इसको फॉलो करती है, यानी कि स्केयर ऑफ डिस्टेंस के लिहाज से ये डिक्रीज होती रहती है, लेकिन कभी जीरो नहीं होती। ये अगर कोई कहा कहता है कि चांद और जमीन के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम जरूर हो जाती है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी भी कोई आपसे गैलेक्सी दूर है, जितने भी मिलियन बिलियन लाइट ईयर कोई चीज़ दूर है, तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं कि बहुत वीक हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती। जीरो उसी वक्त होगी जब दो बॉडी का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी हो जाए। और इन्फिनिटी जो है ये एक नॉन मेजरेबल डिस्टेंस होता है, लेकिन हमारे पास अभी तक जितने भी गैलेक्सीज डिस्कवर हो चुके हैं उनका डिस्टेंस हमें कुछ ना कुछ मालूम है। अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस हमारे पास जरूर है, लिहाजा आप कह सकते हैं कि कोई गैलेक्सी कोई स्टार हमसे जितना भी दूर है, कोई ब्लैक होल हमसे जितना भी दूर है, जितने लाइट ईयर दूर है, उसकी जमीन के साथ कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर है, वो चाहे कितनी ही वीक क्यों ना हो, लेकिन जीरो नहीं है। ग्रेविटेशन फोर्स का फायदा क्या है? जितने भी गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, स्टेबल हैं, यानी आप यूं कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स मेंटेन है आपकी, यूनिवर्स में जितनी चीजें सर्कुलेट कर रही हैं, मूव कर रही हैं या बाउंड है आपस में, जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम है, सूर्य के गिर्द जो है वो 8 प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, या हमारी जो जमीन है इसके गिर्द जो मून रिवॉल्व कर रहा है, इसी तरह डिफरेंट गैलेक्सीज हैं, ब्लैक होल है। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो पूरी यूनिवर्स एक पूरे एक मैनेजमेंट के साथ, एक अरेंज ऑर्डर के साथ जो मेंटेन है, उसकी रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। यानी जितने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी जगह पे कायम है या मूव कर रहे हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, स्पेसिफिक स्पीड के साथ, तो इनका आपस में जो एक अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसने इनको बाउंड किया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है और स्ट्रॉन्ग फोर्स है। यानी ग्रेविटेशन फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, सॉरी वीक फोर्स है, और ये जो है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, चौथे नंबर वाली, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो ये स्ट्रॉन्ग है। और ये रिस्पॉन्सिबल है जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, फ्रिक्शन, इलास्टिसिटी, नॉर्मल फोर्स वगैरह। बल्कि सिंपल आप यूं कह दें कि जितने भी जहां जहां पे बाइंडिंग की बात होगी, जिस तरह हमारा जिस्म है मुख्तलिफ एटम से मिलकर बना हुआ है, पहाड़ है, ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो जहां जहां पे बाइंडिंग की जरूरत होगी, कोई जिस्म बनाना आपने, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जरूरत होगी, तो ये इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, और ये इसकी जो रेंज है वो 10⁻⁻18 मीटर है, यानी बहुत छोटी रेंज के अंदर ये काम करती है, और ये वीक फोर्स है। और एक्ट्स ऑन द क्वार्क्स दैट मेक अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी क्वार्क्स पे एक्ट करती है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपने लाजमी याद रखना है कि ये रेडियोएक्टिव डीके के लिए यूज होती है, यानी ये रिस्पॉन्सिबल है रेडियोएक्टिव डीके के लिए। ये जो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब भी कोई एटम अल्फा रेडिएशन या बीटा रेडिएशन या गामा रेडिएशन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इजेक्ट करके किसी और एटम में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो सारे का सारा उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? वीक न्यूक्लियर फोर्स है। यानी रेडियोएक्टिविटी की जहाँ पे बात होगी, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की जहाँ पे बात होगी, एटॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी, एटम एक एटम से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है कुछ चीज इजेक्ट करके, तो समझ जाए कि वहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स रोल प्ले कर रही है। और लास्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही काम करती है, 10⁻⁻15 मीटर की रेंज है, और ये स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी जब तक आप कहते हैं कोई एटम स्टेबल है, तो समझ जाए कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो डोमिनेंट है। लेकिन जैसे ही कोई एटम डिसइंटीग्रेट हो रहा होता है, रेडिएशन खारिज करना शुरू कर देता है, तो समझ जाए कि वहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो डोमिनेंट नहीं रही, बल्कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो डोमिनेंट हो गई है, और न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन स्टार्ट हो गई है। ये नीचे ऑर्डर लिखे हुए असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक फोर्सेज इन टर्म ऑफ रेंज, यानी रेंज के हवाले से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो लॉन्ग रेंज है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और सबसे जो रेंज के लिहाज से कम रेंज वाली फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब आगे लिखा हुआ स्ट्रेंथ के लिहाज से इनका ऑर्डर है, तो स्ट्रेंथ के लिहाज से सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और दूसरे नंबर पे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और तीसरे नंबर पे वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और सबसे वीकेस्ट फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। नोबेल प्राइज के हवाले से देखें तो इन चारों फोर्सेज में से दो फोर्सेज को कंबाइन किया था। ये कंबाइन करने का मतलब भी समझ लें कि कंबाइन करने का मतलब ये नहीं है कि इसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहीं से ली, हाथ में पकड़ी, और दूसरी तरफ से वीक न्यूक्लियर फोर्स ली और उसको हाथ में पकड़ा, तो फिर उन दोनों को कंबाइन कर दिया, या कोई ऑपरेटर से इसने लिया और उसकी मदद से इसने कंबाइन कर दिया। ये कंबाइन करने का मतलब ये है कि इसने एक ऐसा फिनोमिना डिस्कवर किया था जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कंबाइन रोल प्ले कर रही थी। जैसा कि इसको समझने के लिए आप यूँ समझ सकते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, कि आपने एक ऐसा फिनोमेना देखा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इकट्ठा रोल प्ले करें, यानी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो सेम रोल प्ले कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि एक वक्त में दोनों इकट्ठे पाए जाते हैं। तो ये भी इसी तरह की एक डिस्कवरी थी जिसमें उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कंबाइन फॉर्म में देखे गए, ऑब्जर्व किए गए हैं। तो ये फिनोमेना डिस्कवर करने का मतलब ये था कि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को और वीक न्यूक्लियर फोर्स को कंबाइन किया है। नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स है मैटर के, फोटॉन है, लेप्टॉन है और हाइड्रॉन है। फोटॉन और लेप्टॉन को एलिमेंट्री पार्टिकल कहा जाता है, लेकिन जो हाइड्रॉन है ये खुद एलिमेंट्री पार्टिकल तो नहीं है, लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। वो कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जिनसे मिलकर बने हुए? वो है क्वार्क्स। क्वार्क से मिलकर हाइड्रॉन बनते हैं। लेप्टॉन जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। और लेप्टॉन के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाजमी याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, न्यूट्रिनो वगैरह लेप्टॉन में आ जाते हैं। लेप्टॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते, और जो हाइड्रॉन होते हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। लेप्टॉन जो है ये फर्मियंस है, ये भी आपने मास्टर लेवल पे पढ़ा होगा, फर्मियंस और बोसॉन्स।
तो इलेक्ट्रॉन जो है ये फर्मियान्स हैं। फर्मियान्स के बारे में आपको नॉलेज है कि फर्मियान्स का जो वेव फंक्शन होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। इनकी जो स्पिन होती है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होती है। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। दो पार्टिकल जो है वो सेम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और इनके एग्जांपल क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मीज़ान वगैरह, ये सारे के सारे जो है ये फर्मियान्स में आते हैं। हेड्रॉन्स नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हेड्रॉन के बारे में है। तो इलेक्ट्रॉन के उल्टे है, हेड्रॉन जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। एग्जांपल है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीज़ान वगैरह, ये सारे के सारे हेड्रॉन्स हैं। ये जो यूनिट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टिकल फिजिक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लाजमी दो तीन चार क्वेश्चन जो है वो लाजमन आते हैं। हेड्रॉन के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है मीज़ान और एक है बेरियंस। बेरियंस वो पार्टिकल्स हैं जिनका जो मैस है वो प्रोटॉन के इक्वल या प्रोटॉन से ज्यादा होता है, उन्हें बेरियंस कहा जाता है। तो इस लिहाज से फिर बेरियंस कौन कौन से हुए, प्रोटॉन भी बेरियन है, न्यूट्रॉन भी बेरियन है और हाइप्रान भी बेरियन है। ये हाइप्रान आपके लिए थोड़ा नया लफ्ज़ है, लेकिन ये एक दफा पीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो ये तीनों ऐसे पार्टिकल हैं जिनका मास जो है वो प्रोटॉन के इक्वल या ग्रेटर होता है। प्रोटॉन तो एक्जेक्टली इक्वल है क्योंकि खुद है, तो अपने इक्वल तो इसका मास होगा। न्यूट्रॉन का इसका मास ज्यादा होता है और हाइड्रॉन का भी प्रोटॉन से मास ज्यादा होता है। बेरियन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1, क्योंकि बेरियन में क्या है, मैस देखा जाता है इक्वल टू प्रोटॉन या प्रोटॉन से ज्यादा। तो चूंकि प्रोटॉन का मास प्रोटॉन की इक्वल है तो लिहाजा इसका बेरियन नंबर 1 है। मीज़ान्स पार्टिकल्स हैविंग मास लेस देन प्रोटॉन, यानी बेरियन में हमने देखा कि वो पार्टिकल जिनका मास प्रोटॉन के इक्वल या प्रोटॉन से ज्यादा है वो बेरियंस कहलाते हैं। और मीज़ान ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका मास प्रोटॉन के मास से लेस होता है। और इसके एग्जांपल क्या है, पाइयॉन्स। पाइयॉन आपको पता होना चाहिए कि तीन किस्म के पाइयॉन होते हैं। एक होते हैं न्यूट्रल, पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरे होते हैं पॉजिटिव और तीसरे होते हैं नेगेटिव। ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। युकावा थ्योरी जो है वो सारी की सारी इसी पे बेस करती है, पाइयॉन्स पे। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, यानी जो आपका न्यूक्लियस स्टेबल रहता है, या आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान हम वैसे तो इंट्यूटिवली ये सोचते हैं कि शायद प्रोटॉन प्रोटॉन सेम चार्जेस वाले पार्टिकल है तो लिहाजा वहाँ पे रिपल्शन होनी चाहिए। और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो रियल पिक्चर है उसमें ये है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान भी अट्रैक्शन है और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान भी अट्रैक्शन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान भी अट्रैक्शन है। तो ये जब न्यूक्लियर रेंज पे आप चले जाते हैं, 10⁻⁻14 10⁻⁻15 मीटर रेंज में आप चले जाते हैं, तो वहाँ पे फिर ये वाली चीज़ें एक्ट नहीं करती। बल्कि वहाँ पे फिर इन चीज़ों के दरमियान मीडिएटिंग पार्टिकल्स आ जाते हैं जो कि मीज़ान कहलाते हैं। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है। और मीज़ान पार्टिकल जो है वो इनका मीडिएटिंग पार्टिकल होते हैं जो कि सोर्स होते हैं इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स का। पाइयान जो है वो मीज़ान की टाइप्स हैं। और पाइयान जो है वो मीडिएटिंग पार्टिकल हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के। यानी प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान जो एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो इनके दरमियान एग्जिस्ट करती है, जिस वजह से एक न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल रहता है या बाउंड रहता है, या उसकी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रहती है। उसकी रीजन यही है कि मीज़ान्स पार्टिकल और ये मीडिएटिंग पार्टिकल्स हैं जो क्रिएट होते हैं जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो ब्रियन नंबर ऑफ, यहाँ पे प्रोटॉन लिखा हुआ है मिस्टेकनली, लेकिन ये मीज़ान होना चाहिए था क्योंकि हम मीज़ान की बात करें। ब्रियन नंबर ऑफ मीज़ान इज जीरो, क्योंकि ब्रियन नंबर, ब्रियन की डेफिनेशन आप इस पे लागू करें, ब्रियन वो पार्टिकल होते हैं जिनका मास प्रोटॉन के इक्वल या प्रोटॉन से ग्रेटर होता है। तो चूंकि मीज़ान का मास लेस देन प्रोटॉन है तो लिहाजा इसका ब्रियन नंबर जो है वो 1 नहीं हो सकता, 0 होगा। 0 या 1 ही हो सकता है। 1 उसका होगा जिसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल या ग्रेटर है, उसका ब्रियन नंबर 1 होगा। और वो पार्टिकल जिसका मास प्रोटॉन से लेस होगा उसका ब्रियन नंबर 0 होगा। इसके अलावा फोटॉन की स्पिन की बात हो रही है तो प्लस माइनस जो है ये फोटॉन की स्पिन हो सकती है। हिग्स बोसॉन की जो स्पिन है वो हमेशा 0 होती है। लेप्टॉन की स्पिन जो है वो हाफ होती है, क्वार्क की स्पिन भी हाफ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेवल के क्वेश्चन आपको ये याद करने पड़ेंगे। मीज़ान की स्पिन 1 होती है और 0, यानी 1 या 0 हो सकती है। ब्रियन की स्पिन जो है वो हाफ इंटीग्रल, यानी 1/2 या 3/2 या इस तरह। और लेप्टॉन नंबर फॉर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज 0। अब ये जिस तरह ब्रियन आपने समझा है कि वो पार्टिकल जिनका एटॉमिक मास जो है, सॉरी, जिनका मास जो है वो प्रोटॉन के इक्वल या ग्रेटर है, उनका बारियोनिक नंबर 1 होगा क्योंकि वो बारियन की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं। बिल्कुल इसी तरह लेप्टॉनिक नंबर में भी आप ये देखेंगे कि जो पार्टिकल लेप्टॉनिक ग्रुप में होगा, लेप्टॉनिक फैमिली में होगा, वो उसका लेप्टॉन नंबर 1 होगा। और वो पार्टिकल जो लेप्टॉनिक फैमिली में नहीं होगा उसका लेप्टॉन नंबर 0 होगा। तो चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये लेप्टॉन्स नहीं है, ये तो हाइड्रॉन्स की कैटेगरी में आते हैं। और फिर फर्दर इनको जब हम देखते हैं तो ये बैरियॉन्स की कैटेगरी में आते हैं, तो लिहाजा इनका लेप्टॉनिक नंबर 0 होगा। म्यूऑन का लेप्टॉन नंबर ये 1 है क्योंकि म्यूऑन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक फैमिली से है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो ये भी इलेक्ट्रॉनिक फैमिली से हैं तो इनका भी इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है। यानी जिस फैमिली से पार्टिकल होगा उसका वो वाला नंबर 1 होगा। यानी क्योंकि अब हम इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फैमिली से बिलोंग करने वाले जो पार्टिकल उनका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 1 होगा। इसी तरह बेरियोनिक नंबर जो है वो बेरियोनिक फैमिली वाले जो पार्टिकल होंगे उनका 1 होगा। अदर देन दोज एलिमेंट्स, उनका जो या पार्टिकल्स, बाकियों का जो बेरियोनिक नंबर होगा वो 0 होगा। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल के अलावा पार्टिकल्स होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 0 होगा। इसके अलावा एक और बात,
कि एक होता है बायोनिक नंबर, एक होता है एंटी बायोनिक नंबर। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर और एक होता है एंटी इलेक्ट्रॉनिक नंबर। तो अगर प्रोटॉन का बायोनिक नंबर है 1, तो जो एंटी प्रोटॉन होगा उसका बायोनिक नंबर होगा -1, क्योंकि वो फिर एंटी बायोन बन जाता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है अगर किसी का 1 है, तो उसी पार्टिकल का जब आप एंटी पार्टिकल लेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर -1 होगा। जैसा कि इलेक्ट्रॉन का ऊपर हमने देखा है, इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 1, और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होगा वो -1 होगा। सिमिलरली न्यूट्रॉन के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर 1 था, तो न्यूट्रिनो का, सॉरी न्यूट्रिनो है ये, न्यूट्रिनो का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 1 था, तो न्यूट्रिनो का जो एंटी पार्टिकल होता है वो एंटी न्यूट्रिनो होता है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर -1 होगा। ब्रियॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर आर जीरो फॉर फोटॉन। फोटॉन के लिए ब्रियॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर दोनों ही जीरो है, क्योंकि फोटॉन एक अलग कैटेगरी है। हमने देखा है 3 बेसिक हमारे पास कैटेगरी थी, फोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन थे और हाइड्रॉन्स थे। तो फोटॉन एक डिफरेंट कैटेगरी है, एक अलग कैटेगरी है, ये ना इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं ना ब्रियॉन्स में आते हैं, बल्कि इनकी अपनी एक कैटेगरी है, तो लिहाजा इनका ब्रियॉनिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक नंबर दोनों ही जीरो होते हैं। क्वार्क्स, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ब्रियॉन्स के और म्यूजॉन्स के। 6 किस्म के क्वार्क्स हैं, अप डाउन स्ट्रेंज चार्म टॉप और बॉटम। चार्ज इनका लिखा हुआ अप पे +2/3, डाउन स्ट्रेंज पे -1/3 और चार्म टॉप पे +2/3 और बॉटम पे -1/3। तो ये जिस तरह क्वार्क्स, इस तरह एंटी क्वार्क्स भी होते हैं। एंटी क्वार्क्स, फिर आपका एंटी क्वार्क्स होगा एंटी अप, और डाउन का एंटी क्वार्क होगा एंटी डाउन, स्ट्रेंज का जो एंटी क्वार्क होगा वो एंटी स्ट्रेंज होगा। इसी तरह चार्म का एंटी चार्म, टॉप का एंटी टॉप और बॉटम का एंटी बॉटम। तो ये जिस तरह 6 क्वार्क्स, इस तरह 6 एंटी क्वार्क्स भी हैं। ब्रियॉन इज कंपोज्ड ऑफ 3 क्वार्क्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इनमें से लाजमी क्वेश्चन आता है, ये जो आप एंड में मैं करने लगा हूँ। जो ब्रियॉन होता है वो 3 क्वार्क्स में मिलकर बनते हैं। जिस तरह प्रोटॉन एक ब्रियॉन है, तो ये 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनते हैं। न्यूट्रॉन भी एक ब्रियॉन है और ये भी 3 क्वार्क से मिलकर बनता है, जिसमें 2 डाउन और 1 अप क्वार्क है। मीज़ान जो है ये एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बनते हैं। जैसा कि पाइons हैं, तो पाई पॉजिटिव जो है ये एक मीज़ान है, तो इसमें एक क्वार्क होगा और एक एंटी क्वार्क होगा, जैसा कि एक अप क्वार्क है और एक एंटी डाउन क्वार्क है। ठीक है जी, तो ये एक एंटी होगा, एक अप जो कि क्वार्क और एक एंटी डाउन जो कि एंटी क्वार्क। इसी तरह पाई नेगेटिव अगर आप देखें तो उसमें एक एंटी अप क्वार्क होता है और एक डाउन क्वार्क। तो ये याद रखना, ब्रियॉन जो होता है वो 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं, और जो मीज़ान होता है वो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क के मिलने से बनता है। मास ऑफ म्यूऑन इज 207 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूऑन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 207 टाइम ज्यादा होता है, और इसका जो डिके टाइम होता है, नॉर्मल डिके टाइम जो कि लेबोरेटरी के अंदर होता है, वो 2.2 माइक्रोसेकंड होता है। लेकिन जब रिलेटिविटी में आता है, तो ये हम पीछे डिस्कस कर चुके थे कि ये एटमॉस्फेयर से कहीं पहले क्रिएट होता है, और जितना इसका लाइफ टाइम है उसके हिसाब से इसे हमारे एटमॉस्फेयर में कभी भी दाखिल नहीं होना चाहिए। लेकिन लेंथ कंट्रैक्शन और टाइम डायलेशन का फिनोमेना इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, और इस तरीके से इसका जो टाइम होता है वो 11 माइक्रो सेकंड तक चला जाता है, यानी इसका टाइम डायलेट कर जाता है, और इस तरीके से ये हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाता है। म्यूऑन जो है ये डिके होता है 2 न्यूट्रिनो में और 1 इलेक्ट्रॉन में। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं। फर्मियॉन्स और बोजान के हवाले से ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो फर्मियॉन जो है ऐसी पार्टिकल्स होते हैं जिनका एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है, और बोजान का जो वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है। फर्मियॉन की स्पिन होती है हाफ इंटीग्रल स्पिन। हाफ इंटीग्रल मतलब है 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 एच कट। और बोजान जो है इनकी इंटीग्रल स्पिन होती है, यानी 1 एच कट, 2 एच कट, 3 एच कट या 0 एच कट। और इसके अलावा फर्मियॉन जो है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, यानी कि दो जो पार्टिकल्स हैं, सेम पार्टिकल्स, वो एक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और बोसॉन जो है वो एक स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, म्यूऑन, न्यूट्रिनो, ये सारे फर्मियॉन्स हैं। जबकि फोटॉन, ग्लूऑन, डब्ल्यू और जी बोसॉन, हिग्स बोसॉन, ये सारे के सारे बोसॉन है। यानी जो मेन पार्टिकल हैं जिनके बारे में आप फेमिलियर हैं, यानी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, म्यूऑन, न्यूट्रिनो, ये यही वो पार्टिकल्स हैं जिनसे हम ज्यादा फेमिलियर हैं, जिनके बारे में हम ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये सारे सारे फर्मियॉन्स में आते हैं, और बाकी जो है प्रोटॉन, ग्लूऑन वगैरह ये बोसॉन में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात देखिए कि पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ फर्मियॉन, यानी एक ऐसा कंपोजिट पार्टिकल है जो खुद ऑड फर्मियॉन के मिलने से बना है, तो वो पार्टिकल भी फिर क्या होगा, फर्मियॉन होगा। वाइल ए पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ फर्मियॉन, यानी अगर कोई पार्टिकल है जो इवन फर्मियॉन के मिलने से बना है तो वो बोजान होगा। तो हीलियम जो है चूंकि ये इवन फर्मियॉन के मिलने से बना है, तो ज़्यादा ये बोजान होगा। ये बोजान होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, ये बोजान होगा। और हीलियम 3 ये एक आइसोटोप है हीलियम का, तो इसके अंदर चूंकि ऑड फर्मियॉन्स हैं, तो ये एक फर्मियॉन होगा। यानी अगर ऑड फर्मियॉन से मिलकर बनने वाला कंपोजिट पार्टिकल है तो वो खुद भी फर्मियॉन होगा, और अगर इवन फर्मियॉन के मिलने से कंपोजिट पार्टिकल बना है तो वो खुद बोजान होगा। तो ये था जी सेशन आज का, जिसमें हमने सेकंड ईयर को कंक्लूड किया है। ये जो लास्ट यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और हर दफ़ा किसी किस्म का भी आप टेस्ट देने जाएं तो इस चैप्टर में से लाजमी क्वेश्चन आते हैं, तो लिहाजा बेहतरीन तैयारी करें, इस यूनिट को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें।